तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम इंसानी हिम्मत और लीडरशिप की एक ऐसी अकल्पनीय कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो इतिहास में सच में बेमिसाल है। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके मशहूर जहाज एंड्योरेंस की। एक ऐसी सच्ची घटना जो हमें दिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो इंसान कैसे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। -50 डिग्री सेल्सियस। एक बार सोचिए, अंटार्कटिका का वो जमा देने वाला बंजर और बर्फीला रेगिस्तान जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती, वहां फंस जाना कैसा लगता होगा। ये सिर्फ एक तापमान नहीं है, ये उस खौफनाक सच्चाई की शुरुआत है जहां एक पूरा क्रू हर नामुमकिन हालात से लड़कर अपनी जान बचाने वाला था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अंटार्कटिका का एक असंभव सपना। साल था 1914। सर अर्नेस्ट शैकल्टन का लक्ष्य बिल्कुल अभूतपूर्व था, लेकिन उनके ओरिजिनल प्लान और जो असल में हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क था। प्लान ये था कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के 120 दिनों में 2900 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया जाए। लेकिन असलियत क्या निकली? उनकी 28 लोगों की टीम का सामना एक बेहद क्रूर और जमा देने वाली हकीकत से हुआ। महाद्वीप को पार करना तो दूर की बात थी, वो समंदर की तैरती बर्फ के बीच बुरी तरह फंस चुके थे और अब उनका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचना था। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, जमे हुए समुद्र में कैद। इस पॉइंट पर ना उन आत्मविश्वास से भरे खोजकर्ताओं का माइंडसेट पूरी तरह बदल गया और वो बस हताश सर्वाइवर्स बनकर रह गए। जहाज के फंसने की पूरी टाइमलाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 18 जनवरी को उनका जहाज बर्फ में फंसा। महीनों तक 24 घंटे वाले सर्दियों के अंधेरे में बर्फ का दबाव बढ़ता ही चला गया। फिर 24 अक्टूबर को बर्फ ने एक भयानक आवाज के साथ जहाज की लकड़ियों को चीर दिया और आखिरकार 21 नवंबर को एंड्योरेंस हमेशा हमेशा के लिए उस जमे हुए समंदर में समा गया। ये 10 महीने का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला था जिसने उनकी हर उम्मीद को चकनाचूर कर दिया था। क्रू मेंबर टॉम मैकलियॉर्ड के ये शब्द उस वक्त की गहरी और अंधेरी निराशा को बिल्कुल सही तरह से दर्शाते हैं। मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। बस जरा ध्यान दीजिए, भारी बर्फ, कड़काती ठंड, दुनिया से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं, कोई रेडियो नहीं। ये वो वक्त था जब शारीरिक से ज्यादा उनकी मानसिक मजबूती की सबसे कड़ी परीक्षा शुरू हुई। जिंदा रहने के लिए उन्हें जो बलिदान देने पड़े वो सच में रुला देने वाले थे। उनके पास क्या था? बस 3 छोटी लाइफ बोट्स, कुछ स्लेज, सिर्फ 1 महीने का खाना और हर एक इंसान के लिए अपनी पर्सनल चीजों का सिर्फ 2 पाउंड वजन। सोचिए, जहाज के फोटोग्राफर तक को अपनी 400 तस्वीरों में से सिर्फ 150 नेगेटिव्स ही बचाने की इजाजत मिली। सोने के सिक्के हों या पर्सनल यादें, सब कुछ उसी बर्फ पर पीछे छोड़ना पड़ा। असल में शैकल्टन के क्रू को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी चीज थी उनकी मानसिक दृढ़ता। हमारे सोर्स मटेरियल से हमें इस ऐतिहासिक संघर्ष को आज की मेंटल टफनेस के साथ जोड़ने का भी मौका मिलता है। डिनाइस बरवटवाला की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने 53% तक शरीर जल जाने के बावजूद अपनी मानसिक शक्ति से न सिर्फ वापसी की बल्कि ग्लोबल फिटनेस रिकॉर्ड भी बनाए। ये साफ दिखाता है कि जब इंसान का दिमाग हार नहीं मानता तो बड़ी से बड़ी असंभव बाधाएं भी टूट जाती हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, एलिफेंट आइलैंड की ओर भागना। जहाज के डूब जाने के बाद महीनों तक ये क्रू सिकुड़ती और चटकती हुई बर्फ की चट्टानों पर समंदर में बहता रहा और जब छोटी नावों में एलिफेंट आइलैंड की तरफ निकलने का बड़ा फैसला लिया गया तो वक्त कितना बीत चुका था पता है? 497 दिन। जी हाँ, जब ये लोग आखिरकार उस सुनसान एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें ठोस जमीन पर कदम रखे हुए पूरे 497 दिन हो चुके थे। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि उन्होंने बर्फ के उन अस्थिर टूटे हुए टुकड़ों पर इतना लंबा वक्त जिंदा रहकर कैसे काटा होगा। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, सबसे घातक महासागर को पार करना। देखिए, एलिफेंट आइलैंड कोई सुरक्षित जन्नत नहीं था। ये एक ऐसी सुनसान जगह थी जहां कोई जहाज नहीं आता था। इसी एहसास ने शैकल्टन को एक ऐसा डेस्परेट रेस्क्यू प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया जिसे हम लगभग सुसाइडल कह सकते हैं। इसके 3 कदम थे। पहला, अपने 22 साथियों को उसी सुनसान आइलैंड पर छोड़ना। दूसरा, सिर्फ 5 लोगों के साथ एक छोटी सी बिना छत की नाव में 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया तक का सफर तय करना। और तीसरा, वहां पहुंचकर एक रेस्क्यू जहाज के साथ वापस आना।
और ये सफर कोई आम सफर नहीं था। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और रौद्र समुद्री रास्ते ड्रेक पैसेज से होकर गुजरना था। इसके स्टैटिस्टिक्स सच में डराने वाले हैं। 12-12 मीटर ऊंची दानव जैसी लहरें, 800 से ज्यादा डूबे हुए जहाज और 20,000 से ज्यादा नाविकों की मौत का इतिहास। एक छोटी सी नाव में इस समंदर में उतरना पूरी तरह से पागलपन था, लेकिन सच कहूं तो उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब देखते हैं भाग 5, एक अभूतपूर्व पहाड़ी ट्रैक। 3 हफ्तों तक लगातार समंदर की मार, कड़ाके की ठंड और तूफानों को झेलने के बाद वो किसी चमत्कार की तरह साउथ जॉर्जिया पहुंच तो गए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो आइलैंड के गलत हिस्से पर उतर गए थे। मदद दूसरी तरफ एक व्हेलिंग स्टेशन पर थी और उनके बीच थे 10,000 फीट ऊंचे अनजान और खतरनाक ग्लेशियर वाले पहाड़। बिना किसी नक्शे के, बिना क्लाइंबिंग गियर, टेंट या स्लीपिंग बैग के उन्हें इन बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। ये चढ़ाई 19 मई की सुबह 3 बजे एक गुफा से शुरू हुई। अगले 36 घंटों तक बिना रुके बर्फीले तूफानों को चीरते हुए उन्होंने ये चढ़ाई पूरी की और 20 मई को स्ट्रॉमनिस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। ये फिजिकल एंड्योरेंस का एक ऐसा लेवल था जिसे 1955 तक कोई एक्सपर्ट क्लाइंबर पूरी तैयारी के साथ भी रिपीट नहीं कर पाया था। और यहाँ आता है भाग 6, मानसिक दृढ़ता की ताकत। अब जबकि शेकल्टन मदद लाने गए थे, चलिए वापस एलिफेंट आइलैंड चलते हैं और उन 22 लोगों की बात करते हैं जो वहां पीछे छूट गए थे। 2 उल्टी नावों के नीचे जमा देने वाली ठंड और भुखमरी के बीच अपने दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ा चैलेंज था। यहीं पर उनके सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्ड की लाजवाब लीडरशिप नजर आती है। उनका एक वाक्य था जो वो हर रोज सुबह दोहराते थे, अपना सामान बांध लो लड़को, बॉस आ जा सकते हैं। इस एक लाइन और उम्मीद ने लगातार 128 दिनों तक उन भूखे और बेहाल लोगों का मानसिक संतुलन बनाए रखा। और आखिरकार वो चमत्कार हो गया। शुरुआत में 28 लोग फंसे थे। शेकल्टन ने कभी हार नहीं मानी और खतरनाक बर्फ के बीच 4 अलग-अलग बार रेस्क्यू करने की कोशिश की। और इस सब का नतीजा 100% सर्वाइवल रेट। जी हाँ, लगभग 2 साल के उस बर्फीले नरक और दुनिया से पूरी तरह कटे रहने के बावजूद हर एक इंसान सही सलामत वापस लौटा। वैसे इस पूरी कहानी का एक बड़ा ही शानदार एपिलॉग 2022 में दुनिया के सामने आया। घटना के ठीक 106 साल बाद वेडल सागर में 10,000 फीट की गहराई में उसी एंड्योरेंस जहाज का मलबा खोजा गया, और वो भी बिल्कुल सुरक्षित हालत में। ऐसा लगता है जैसे वो जहाज आज भी इंसान के उस कभी ना हार मानने वाले जज्बे का गवाह बनकर वहां शांत खड़ा है। इस विश्लेषण के आखिर में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब इंसान अपनी अटूट मानसिक शक्ति, शानदार लीडरशिप और पूरे टीम वर्क का सहारा लेता है, तो ऐसी कौन सी असंभव चुनौती है जिसे पार नहीं किया जा सकता? ये सोर्सेज हमें बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि इंसानी सहन शक्ति की शायद कोई आखिरी सीमा है ही नहीं। इसे जरा सोचिए। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।